हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो दिसंबर में यानी 2018 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। यानी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 तक का है। भाषा सेकेंड हिंदी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो चलते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर की तरफ चलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आपके जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से है, यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देशी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इंकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें वे इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब में मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो, वहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए, ये गद्यांश हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन को देख के बाद, यानी देखते हैं, उसके बाद गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर को निकालते हैं। ठीक है ना? तो युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? तो वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, वे कवि जो अभी नए युवा हैं, या वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है, या वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। तो देखिए, गद्यांश की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं, मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से है, यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। ठीक है ना? और यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध। तो इसमें देख लेते हैं, वे युवा कवि जो नए विषय पर लिख रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, युवा कवियों की नई पौध से तात्पर्य है कि युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है। तो सुव्यवस्था है, न्याय है, भ्रष्टाचार है, या भावनाएं हैं। तो गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश में आपका है, देखिए यहाँ से आपने छोड़ा था इसको,
युवा कवियों की नई पहुंच सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण, क्या है? भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण। देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए, भ्रष्टाचार आपका है, अन्याय और शोषण है, तो यहाँ पे अन्याय कहीं पर भी नहीं है और शोषण भी नहीं है, भ्रष्टाचार है। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है। वाक्य में अभिप्राय है, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित है या कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, या कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, या कविताओं का प्रकाशन पश्चिम से प्रभावित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में है, देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ से आपने छोड़ा था, भ्रष्टाचार, न्याय और शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है और हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। और इन कवियों में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। देखिए, इस पर काहे का प्रभाव है? तो पश्चिम का प्रभाव है। तो इसमें हम देख लेते हैं, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। किसानों और कवियों का, कवियों और मजदूरों का, कवियों और लेखकों का, किसानों और मजदूरों का। तो इसमें गद्यांश में देख लेते हैं, कहाँ से? देखिए, न्याय शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कवियों में बातें तो अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इंकलाब एक छोटे से कागज़ पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण झेल रहे हैं, तो किसने, तो कौन झेल रहे हैं? तो किसान और मजदूर। तो देख लेते हैं, आपके ऑप्शन में आपका हो जाता है 4 ऑप्शन, यानी कि जो डी ऑप्शन है, यानी किसानों और मजदूरों। तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। तो हम लोग देखिए गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में देख लेते हैं, यहाँ पे आप आ जाएं, हमारे साथ तो आप तहमद लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो। तो क्या है? तहमद और यानी लुंगी और कुर्ता। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? कुर्ता पैजामा या कुर्ता लुंगी या कुर्ता और पैंट या सूट और बूट। तो इसमें आपका हो जाता है कुर्ता और लुंगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना, या जमीनी स्तर पर बदलाव आना, या जमीनी स्तर पर ऊंचा उठाना, या जमीनी स्तर पर ऊंचा ना उठाना। तो कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य जमीनी स्तर पर बदलाव ना आने से है। तो आपका देखिए जो ए ऑप्शन है, यानी ज़मीनी स्तर पर बदलाव ना आना, ये आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है, संबंधवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है या संदेहवाचक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो ये आपका विधानवाचक हो जाता है। इसको भी समझ लेते हैं कि विधानवाचक क्यों हो जाता है। देखिए, जो ये वाक्य है विधानवाचक, विधानवाचक ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें किसी बात के होने का बोध होता है। क्या होता है? जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विधानवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो ये आपका विधानवाचक हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं, तो आपका ये हो जाता है विशेषण। क्योंकि विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ग्रामीण तो और सामाजिक और युवा, ये आपके विशेषण हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखिए गद्यांश को देखेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर निकाले, इसी तरह से फिर से आपका गद्यांश है और आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकालने हैं। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 1 से यानी प्रश्न संख्या 9 से है आपका, यहाँ पे 9 से 15 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, यहाँ पे 1 बना हुआ है ना, इसीलिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। माइकल एंजीली इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी। मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो? कहते हैं सेल्फ इज लाइफ आरे, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है, वैसा हमारा जो स्व है वह शून्य में अभाव में समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वयं धर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्वयं का पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्वयं मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर में मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है। शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो अनुच्छेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो शिक्षा देना संभव नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक का काम है शिक्षार्थी को स्वयं से परिचित कराना, या विद्यार्थी को दूसरे से परिचित कराना, या विद्यार्थी को विषय से परिचित कराना, या विद्यार्थियों को शिल्प कला से परिचित कराना। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है या विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका स्व का प्रकाट्य में होता है। तो स्व रोशनी होती है या कर्म होता है, शक्ति होती है, शून्य होता है यानी शून्य होता है। यानी देखिए स्व का प्रकाट्य कर्म में होता है। किस में होता है? तो स्व का प्रकाट्य कर्म में होता है ना, कर्म में होता है। रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो आपका कर्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है, नियंत्रित करने का है, उचित माहौल देने का है, या बागवानी सिखाना है। तो जिस अकॉर्डिंग गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ा उस अकॉर्डिंग देखिए उचित माहौल देना है। क्या है? तो उचित माहौल देना है। देखिए कुछ गद्यांश क्या होते हैं, एक बार पढ़ो और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं और आप गद्यांश को पढ़कर और आप राइट आंसर करते चले जाएंगे। देखिए ये आपका गद्यांश इसी तरह से है कि हम लोगों ने एक बार इसको पढ़ा है और चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है, प्लस देखिए कवि क्या बात कह रहा है। ठीक है ना, तो उचित माहौल देना आपका यह आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्व क्या है? तो दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, किरण होता है, अदृश्य होता है। तो स्व क्या है? तो स्व अदृश्य होता है। क्या होता है? स्व अदृश्य होता है। ठीक है ना, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वाक्य में पर विशेषण है। अब देखिए सबसे पहले पर विशेषण कहते किसको हैं ये समझ लेते हैं। जब यही नहीं पता होगा तो आप इसमें से पर विशेषण नहीं छांट पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम समझेंगे तब हमारी समझ में आ जाएगा कि पर विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अच्छा बुरा, काला गोरा, इस तरीके से आपका क्या हो जाता है? विशेषण। अब देखिए पर विशेषण कहते हैं
अब पर विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता हो। अब देखिए, पहले जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उससे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे पर विशेषण कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, देखिए, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो सुंदर आपका क्या हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया, ठीक है ना। अब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, तो बड़ी, ठीक है ना। तो आपका इस अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका पर विशेषण हो जाता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका पर विशेषण हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अंकुरित, अंकुरित को हम कैसे हैं, देखिए इसको हम कर देते हैं, अंकुरित को अंकुर प्लस इत, क्या होता है, अंकुर प्लस इत, तो अंकुरित, तो इस अकॉर्डिंग आपका इत हो जाता है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 16 से 30 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है तो व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कराना। देखिए यहाँ पे कंठस्थ आ गया, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ पे याद करना हो जाता है, कंठस्थ कराना हो जाता है, रटना हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये तो गलत हो गया। साहित्यिक गद्य एवं पद विधाओं की रचना, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। उसके बाद भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान तथा उनका विश्लेषण करना, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। यानी कि देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण करना, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यहाँ अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, या विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके, या तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो सटीक आंसर है, यानी आपका क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से या अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा, देखिए, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, तो ये आपका गलत हो जाता है। हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, ये भी आपका गलत हो जाता है। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके, तो जी हाँ, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके और भाषा की बारीकियों को जान सके, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, तो क्या आपका ये राइट होगा? नहीं, आपका ये राइट नहीं होगा। समृद्ध भाषा परिवेश, अब देखिए यहाँ पे भाषा परिवेश आ गया, जहाँ पे अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश आ जाता है, उससे अच्छा आंसर कोई हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश, आपका ये राइट आंसर हो जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा या भाषा की दृश्य सुरक्षा सामग्री की उपलब्धता है, ये होता है, लेकिन ये सेकंड है। जो फर्स्ट पे है वो आपका क्या है, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है तो हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण की जानकारी आ गई आपकी, तो क्या ये आपका राइट है? नहीं, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, तो जी हाँ, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। उसके बाद और भी ऑप्शन है, वो भी समझ लेते हैं। हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, अब आपको कुछ आता नहीं, हिंदी भाषा की बारीकियां नहीं आती, अच्छे से भाषा ही नहीं आती, तो आप साहित्यकारों की जानकारी अब कैसे कर पाएंगे? तो ये भी नहीं आपका होगा। हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की, अब यहाँ पे मानक है तो मानक तो देख के ही आप कट कर दें, तो इस अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग,
इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह सहज होता है या सरल होता है या कठिन होता है या सीखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सहज होता है या ये सरल होता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई आपके लिए कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, या सहज होता है या सरल होता है। अब इसमें आप सोचोगे सरल भी तो होता है, सहज भी तो होता है, लेकिन आप यहाँ पे सहज पे जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि देखिए भाषा संबंध में क्या होता है, जो भाषा अर्जित की जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई बुक की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए मातृभाषा आप मतलब सीख क्या रहे हैं, वो तो आप सीखते ही रहते हैं, और बच्चा जन्म लेता है तब से वो सीखने ही लगता है। तो उसमें क्या होता है, किसी पुस्तक की जरूरत पड़ी क्या, किसी टीचर की जरूरत पड़ी क्या, या किसी विद्यालय की जरूरत पड़ी क्या, या मोटी मोटी पुस्तकों की जरूरत पड़ी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो तो अर्जित हो जाती है अपने आप ही से, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ये सहज होता है, तो आप इस पे जा सकते हैं कि ये सहज होता है, ठीक है ना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये सहज होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना या अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो इसमें आंसर हो जाता है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। जहाँ पे देखिए विभिन्न प्रयुक्तियाँ हैं उससे परिचित कराना, अच्छा माहौल देना, अच्छा परिवेश देना, बच्चे स्वयं करके सीखें, बच्चे अपना तर्क शक्ति से सीखें। तो जो ये आंसर हो जाते हैं ये आपके राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए बच्चों की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, तो आपका ये राइट हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। तो सीखने में मदद, कितना सीखा और कितना सीखा को आंकने, या परस्पर तुलना, या भाषा की जानकारी। तो देखिए परस्पर तुलना, तो तुलना तो हमें किसी से करनी ही नहीं है, क्योंकि ये होता है और बहुत टाइम तक होता भी रहेगा, और पहले से भी चल रहा है। अगर किसी के मतलब भले बच्चा पढ़ाई में जब पढ़ता है इंसान तो नंबर तो उसके आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कहते नहीं टॉपर भी चूक जाता है, तो इसका मतलब वो टॉपर नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। किसी से तुलना करना, किसी को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा कि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही उसको ज्ञान होता है, लेकिन उसके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते। क्या वजह है? कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जिसमें वो चूका होगा बंदा और उसको अच्छे नंबर प्रोवाइड नहीं हुए होंगे। लेकिन क्या आप उसको आंक सकते हो, या उससे आप किसी का क्या तुलना कर सकते हो कि देखिए इसके नंबर अच्छे नहीं है तो इसका मतलब ये पढ़ाई में नहीं अच्छा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस की चीज़ें आती भी होती हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न से क्या होता है कि नंबर अच्छे नहीं आ पाते। तो नंबरों से आप किसी को आंक नहीं सकते। और जैसे कहते हैं कि बुद्धि को आप आंक सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने पूछा और उसको हज़ारों क्वेश्चन आ, जैसे कि हज़ारों क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन वही एक क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या आप उसको क्या मान लेंगे कि मंदबुद्धि मान लेंगे? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी चीज़ें तो सभी को नहीं आती हैं, लेकिन आप उसको किसी से आंक नहीं सकते, आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें देखी गई हैं कि अगर किसी के नंबर ज़्यादा आ जाए और तो क्या कहते हैं ये पढ़ाई में अच्छा था इसलिए इसके बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, या तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या तुमने मन लगा के नहीं पढ़ाई की है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी बंदा चूक भी जाता है, चूक से कुछ चीज़ें जैसे कि कन्फ्यूज़न हो गई, नहीं कर पाया, या कोई जैसे कि तबीयत ही ख़राब हो गई उस टाइम, तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो चलते हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खैर काफ़ी लंबा हो गया ये टॉपिक। तो क्या है, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए तो सीखने में मदद। क्या है? तो सीखने में मदद, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, या उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री
क्या होता है, तो जिसको हम सुन भी सकें और देख भी सकें। जैसे कि आप मोबाइल पे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करें, हमारे नोट्स देख भी रहे हैं प्लस हमारी आवाज़ को सुन भी रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। इसी तरह से टीवी आपका हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इसमें अगर आप उसमें देखिए उसे बहुत सरलता से समझ सकें या उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें या उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें या उस पर बनने की प्रक्रिया को बता सकें, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे उस पर बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें। क्योंकि अभी आप इनको समझेंगे नहीं, हम आपको जैसे जो चीज़ बता रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, चीज़ें आपको कैसे समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन का कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन का स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना या डायरी लिखना। तो इसमें जो आपका क्या है कि कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है तो आपका डायरी लिखना हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में डायरी लिखना महत्वपूर्ण है। डायरी लेखन से स्वमूल्यांकन भी होता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग या सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग। तो इसमें आपका हो जाता है सांस्कृतिक निष्ठ शब्दावली प्रयोग। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है, तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध ही नहीं है। तो कोई इसमें आप समझ लें, भाषा और लिपि, जैसे मान लीजिए कि आपकी लिपि देवनागरी है, और उसके बाद में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे जो हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है, ठीक है ना, और इंग्लिश की रोमन है। लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे आपको लिखना है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है ना, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़की हो। और देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि इस पे कोई बंधन नहीं होता है, बॉडेशन नहीं होती है, तो क्या है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे, तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो क्या क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक जो बल देंगे वो आप पोर्टफोलियो पर देंगे। किस पर देंगे, तो पोर्टफोलियो पर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी हिंदी भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक बल पोर्टफोलियो पर दी जानी चाहिए। पोर्टफोलियो से बच्चे के निरंतर प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या जिसका कोई समाधान नहीं है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। अब देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या जिसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुभाषिक जो है कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, तो जी हाँ, इसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करता है, तो जी नहीं, ये भी आपका गलत है। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती। अब बहुभाषिकता से मतलब क्या होता है, जैसे आपको मादरी जबान आती है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा मादरी जबान सीखता है, अपनी मम्मी से सीखता है, मतलब अपनी माँ से सीखता है, अपने
पापा से सीखता है, अपने परिवार के और लोगों से सीखता है, उसके बाद अपने जो पड़ोसी होते हैं उनसे सीखता है, और क्या करता है जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पे वो अपनी मातृभाषा लेकर जाता है। वहाँ पे जो उसको बच्चे मिलते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सामाजिकरण किया। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है कि वो समाज से जुड़ा। बच्चे हर तबके से आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, उनको कोई किसी भी क्षेत्र का है, कोई किसी भी क्षेत्र का है, किसी को कुछ भाषा आ रही है, किसी को कुछ भाषा आ रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में सामाजिकरण करते हैं। अब एक बच्चा जो सुनता है दूसरे बच्चे को बोलते हुए वैसे ही बोलता है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है, वो दूसरी भाषा को सीख रहा है। उसके पास पहले मातृभाषा तो थी ही, है ही मतलब, और अब वो दूसरी भाषा भी सीख रहा है। तो क्या वो बाधा हो गई? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक भाषा दूसरी भाषा की बाधक या समस्या पैदा कर रही है? ऐसा तो नहीं है, वो समस्याएं नहीं पैदा करती है, वो हमको बेनिफिट देती है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं और हमको इंग्लिश भी आती है, यहाँ के लोग हिंदी तो समझ जाएंगे क्योंकि सब एक ही जगह के लोग हैं। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाएंगे और वहाँ की पे मान लीजिए वहाँ की भाषा इंग्लिश है और हमको इंग्लिश आ रही है, तो हम वहाँ पे हमको जो परेशानी होने वाली है, मान लीजिए अगर हमको इंग्लिश नहीं आती होती तो हमको परेशानी होती, लेकिन हमको इंग्लिश आ रही है तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। हमको जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम उस लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं, लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? भाषा के माध्यम से समझा सकते हैं। तो क्या वो हमारे लिए बाधक हुई? नहीं, वो हमको हेल्प कर रही है। हर जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वो हमारी हेल्प कर रही है, तो इसलिए बाधा नहीं हो सकती है। तो क्या है कि संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति। अब देखिए यहाँ पे समझ लें, आगमन पद्धति किसको कहते हैं? आगमन। तो आगमन, आप आगमन और निगमन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि आगमन क्या है और निगमन क्या है। ठीक है ना, तो इसको हम समझते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं। तो आगमन में आपका आ होता है और ऊ, देखिए आ और ऊ अगर आप इतना हटा दें तो ऊ ही तो बचा, तो आगमन में आपका ऊ हो जाता है। तो उदाहरण, यानी कि आगमन में पहले उदाहरण और फिर नियम समझाए जाते हैं। क्या समझाए जाते हैं? फिर नियम समझाए जाते हैं। और निगमन में देखिए, निगमन ना में छोटी की मात्रा नी और नियम में भी ना में छोटी की मात्रा नी। तो पहले निगमन में पहले नियम समझाए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण समझाए जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से इसको समझेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या है? देखिए, आगमन में पहले उदाहरण और फिर नियम, और निगमन में पहले नियम, क्योंकि निगमन में नी आया है और नियम में नी आया है, तो नियम और उसके बाद उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने की आगमन पद्धति पूछ रहे हैं। तो जो आगमन पद्धति है तो वो उदाहरण है ना पहले, तो देखिए उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो आपका क्या सेकंड आपका, देखिए आपको, देखिए जब ये ट्रिक पता होगी तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने देखा उदाहरण से नियम की ओर, तो यही राइट है। ये इस तरह से तो है नहीं, पेडागोजी तो है नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें से जो सबसे सही होगा वही चूज़ करेंगे। इसमें तो आपको एक सटीक आंसर देना है, ठीक है ना। तो सटीक आंसर आपका क्या हो जाता है? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध देश के साथ होता है। तो चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर और वाइगोस्की। तो अंतर्निहित भाषा यानी क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। किसके साथ है? तो चॉम्स्की के साथ है। और देखिए चॉम्स्की का मानना है, किनका मानना है? तो चॉम्स्की का मानना है, क्या मानना है देख लेते हैं, कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? तो जन्मजात होती है। किसके द्वारा? तो चॉम्स्की के द्वारा। तो चॉम्स्की जी का ये देखिए आपका जो ये आंसर है ये राइट हो जाता है। यानी चॉम्स्की का क्या मानना है? तो भाषा क्या होती है? तो जन्मजात होती है। ठीक है ना, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? तो जन्मजात होती है। जहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप चॉम्स्की जी को याद रखिएगा, ठीक है, उन्हें मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए पेपर सॉल्व हो जाता है।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराने वाली है, उससे आप क्या हो कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको कैसे हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं उसी तरह के क्वेश्चंस लाती हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चुनिंदा प्रश्न ही मैं लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।